1 जनवरी 2000 को पहला लोकजतन अंक प्रकाशित हुआ था। उस वक्त हम लोगों को भी ये उम्मीद नहीं थी कि ये आर्थिक संसाधनों के चलते और अन्य तमाम सारी व्यवस्थाओं के चलते निरंतरित रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। लेकिन पिछले 20 वर्षों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोकतांत्रिक आंदोलनों के सहयोग, उनके समर्थन के साथ ये एक ऐसे अखबार में तब्दील हो गया है जिसने एक भी नागा नहीं किए, एक भी छुट्टी नहीं की, जिसका एक भी अंक ऐसा नहीं हुआ कि न छप पाया हो। 20 साल में पहुंचने के बाद हम लोगों ने ये संकल्प लिया था कि इस लोकजतन की ओर से, ये लोकजतन जिस मिशन का अखबार है, उस मिशन की ओर से ऐसे पत्रकारों को सम्मानित किया जाना चाहिए जो इसी तरीके की पत्रकारिता कर रहे हैं, जो इस वैश्वीकरण के दौर में, कॉरपोरेट पूंजी के दौर में जिन्होंने अपने जमीर को बेचा नहीं है। हालांकि अधिकांश 99% पत्रकार ऐसे ही हैं। कॉरपोरेट्स के आगे अगर कोई नतमस्तक हुआ है तो वो मीडिया हाउस हुआ है, मीडिया के मालिक हुए हैं। पत्रकार न पहले नतमस्तक थे कभी, न आज नतमस्तक है। लेकिन ऐसे पत्रकारों को सम्मानित किए जाने का फैसला लिया था। आज 24 जुलाई 2020 को इसके दूसरे सम्मान से हम सम्मानित कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार कमल शुक्ला जी को, जिनके बारे में आज के इस कार्यक्रम में विस्तार के साथ जानकारी दी जाएगी। उनके छत्तीसगढ़ की 2 महत्वपूर्ण शख्सियतें उनके बारे में बताएंगे और वो खुद भी अपनी पत्रकारिता के अनुभवों को आपके साथ में साझा करेंगे। कोरोना की वजह से अभी ये आयोजन इसी आभासी मंच से करना पड़ रहा है, लेकिन हमें विश्वास है कि कोरोना आपदा के जाने के बाद एक बहुत बड़ा आयोजन रायपुर में किया जाएगा और जहां पर उन तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा के साथ साथ इस सम्मान का विधिवत लोकार्पण भी किया जाएगा। तब तक ये वर्चुअल सम्मान के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हमारे लोकजतन के कार्यकारी संपादक और इस देश के साहित्यिक आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता राम प्रकाश त्रिपाठी जी इस संबंध में पूरे विस्तार के साथ आपको जानकारी देंगे। राम प्रकाश त्रिपाठी जी। साथियों, हमारे प्रधान संपादक श्री बादल सरोज ने आपके सामने पृष्ठभूमि रखी दी है। लोकजतन का जब नाम रखा गया था तब एक शब्द युग्म बना था, लोक और जतन को जोड़ करके। लोक तो सब लोग जानते हैं कि हम किसे लोक कहते हैं, लेकिन इसकी जगह लोक यत्न नहीं था। हमने कोई ऐसा शब्द नहीं लिया था जो संस्कृत निष्ठ हो। हमने उसके लिए भी एक लौकिक शब्द ही रखा था, जतन, लोक जतन। हमारा उद्देश्य ये था कि हम लोक के जतन को लोगों के सामने लाएं और लोक के जतन का ही रूपांतरण लोकतंत्र में हो। ये हमारी अपेक्षा थी और ये हमारी अभिलाषा थी। और ये तब तक संभव नहीं हो सकता था जब तक इसके जो मूल सृजनकर्ता हैं, जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, जो श्रमिक हैं, जो लोग निर्माता हैं, वास्तविक निर्माता हैं इस देश के, समाज के, इस देश दुनिया के, वो जब तक सामने नहीं आएंगे तब तक बात बनेगी नहीं। तो पिछले जब से ये शुरू हुआ था 2000 से, उसके पहले के जो मोह भंग का जो हमारा काल चला था, उसके बाद ये अनुभव किया गया था और यही बनाया गया था कि हम लोक के प्रति ही पूरी तरह समर्पित रहेंगे। यही हमारा उद्देश्य भी था। ये सौभाग्य की बात है कि हमारा प्रथम पुरस्कार राम विद्रोही जी को दिया गया, जो स्वयं जनता की आवाज को बहुत मुखर रूप से पूरे जीवन भर प्रस्तुत करते रहे हैं। किन्हीं भी अखबारों में रहे हों, किन्हीं भी मीडिया संस्थानों में रहे हों, उन्होंने अपनी आवाज को और जनता की आवाज को कभी दबने नहीं दिया। ये हमारा सौभाग्य है कि हमने उनको पहली बार सम्मानित किया। और अब पुनः जो हमारे कमल शुक्ल जी हैं, जो छत्तीसगढ़ के जाने माने पत्रकार हैं, उनकी विशेषता ही ये है कि वे सत्ता से और जो विघटनकारी शक्तियां हैं उनसे और नक्सलवादियों से सबसे एक साथ मोर्चा लेते रहे हैं। सिर्फ उन्हीं से मोर्चा नहीं लेते रहे हैं, जो मीडिया हाउसेज के डॉन हैं,
जो मीडिया मुगल्स जिन्हें कहा जाता है, जिनके संस्थानों में वो काम करते रहे हैं, उनसे भी वो टकराते रहे हैं, उनसे भी दो चार हाथ वो लगातार करते रहे हैं। जाहिर है कई जगह से वो निकाले गए हैं, और मुझे लगता है कि पत्रकारों को अपनी ईमानदारी के कारण, अपनी सही रिपोर्टिंग के कारण अगर निकाला जाए तो ये अपमान नहीं बल्कि सम्मान है। हम सब उनकी इस बात का भी सम्मान करते हैं कि उन्होंने कभी समझौता नहीं किया और किसी भी संस्थान से बाहर आने का रास्ता उन्होंने अपने आप प्रशस्त किया। उनकी एक पत्रिका है भूमकाल, जो वो लगातार निकाल रहे हैं, और वो भी जन सरोकारों से लगातार जुड़ी हुई पत्रिका है। उसमें भी किसानों के, आदिवासियों के, इन तमाम सारे लोगों के वर्णन और उनकी चिंताएं साझा की जाती हैं। अभी हमने देखा लॉकडाउन के दौरान कि जब तुम्हारी पूरी की पूरी व्यवस्था अमीरों के बच्चों को लेने के लिए विदेशों तक में हवाई जहाज भेज सकती थी और कोटा में एयर कंडीशन बसें भेज सकती थी, उस समय हमारे तमाम सारे लोगों को, मजदूरों को, श्रमिकों को कितने किलोमीटर्स की, सैकड़ों, हजारों किलोमीटर्स की यात्रा पैदल करके जाना पड़ा। कितने लोग मरे कटे, इस विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन ये बुनियादी सरोकार हैं जिन सरोकारों से कमल शुक्ल जी लगातार जुड़े रहे हैं, आदिवासियों की आवाज उठाते रहे हैं। जो राष्ट्रीयता दो तरह की हमारे यहाँ है, एक छद्म राष्ट्रीयता है, एक वो है जो रियल राष्ट्रीयता है। एक राष्ट्रीयता में तो यह है कि हम एक उन्माद पैदा कर देते हैं राष्ट्र का। दूसरी राष्ट्रीयता यह है कि हर अंतिम पांत के आदमियों के सरोकार से हम ताल्लुक रखें। इन सरोकारों से ताल्लुक रखने वाले हमारे कमल शुक्ल जी हैं, और उनका सम्मान करते हुए केवल हम इस बात से प्रसन्न नहीं है कि हमें उनके सम्मान का मौका मिल रहा है, बल्कि हम अपने को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं कि ऐसे सरोकारी पत्रकारों का हम सम्मान कर रहे हैं। उसकी वजह यह भी है, मैं बकौल मुकुट बिहारी सरोज जी अगर कहूं, एक और पर्दों के नाटक, एक और नंगे। एक तरफ तो हमारे पास ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो लाखों रुपए के सूट पहन के भी अपने आप को गरीब कहती हैं, और दूसरी ओर ऐसी व्यवस्थाएं हैं जहां लोगों के तन ढकने के लिए कपड़े नहीं हैं। तो हम किन के साथ हैं? हमारी राष्ट्रीयता किसके साथ है? हमारी पत्रकारिता किसके साथ है? सवाल यह है, और इसके साथ ही जुड़े हुए हमारे पत्रकार हैं। फजल ताबिश ने कभी कहा था, रेशा रेशा उधेड़ कर देखो, रोशनी किस जगह से काली है। जिस रोशनी का भ्रम हमें दिया जाता है, जिस रोशनी की चमक हमें दिखाई जाती है, वो असल में बहुत गहरे से जाकर के अगर आप देखें तो उसके अंदर एक कालिमा छिपी हुई है, उसके अंदर एक कुत्सित इरादा छिपा हुआ है, और वो लोकतंत्र के और जनतंत्र के अपहरण का इरादा है। और इसको अनमास्क करना, इसको बेनकाब करने का काम जो पत्रकार करते हैं, वो हमारे लिए हमेशा से सम्माननीय हैं और आगे भी लगातार रहेंगे। तो मैं अंत में जो प्रशस्ति करना चाहता हूं, चार विनोद तिवारी को याद करते हुए चार पंक्तियों में कमल शुक्ल जी की प्रशस्ति करना चाहता हूं। चुप्पियों के बीच ये सबसे मुखर हैं, इनकी रपटें आदमी की पक्षधर हैं, ये अंधेरों को मिटाकर ही रहेंगे, शब्द सर हैं, सूर्य किरणों से प्रखर हैं। और मैं एक बार फिर उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये भी हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि आज हमारे जो संस्थापक संपादक थे शैलेंद्र शैली जी, उनके स्मरण का भी दिन है। मैं उनकी स्मृति को भी प्रणाम करता हूं और एक बार फिर शुक्ल जी को अपनी ओर से बधाई देता हूं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से अनुरोध है कि कल 25 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक लगातार शैलेंद्र शैली स्मृति व्याख्यान माला के जो व्याख्यान होंगे, इसी पेज पर, लोक जतन के पेज पर आप लोग उसमें शामिल हों। और जैसे कि मैंने आपसे पूर्व में ही कहा था कि अभी ये सम्मान समारोह इस आवासीय मंच पर किया गया है, लेकिन कोरोना काल के शांत होने के बाद छत्तीसगढ़ में इसका एक भव्य समारोह के साथ आयोजन किया जाएगा। एक बार फिर आप सभी साथियों को धन्यवाद। एक बार फिर हम इस संकल्प को दोहराते हैं कि लोक जतन की मुहिम लगातार जारी रहेगी। धन्यवाद। ये सम्मान हम अपने संस्थापक संपादक शैलेंद्र शैली जी के जन्मदिन पर देते हैं, और आज से ही 7 अगस्त तक लगातार व्याख्यान मालाओं की शुरुआत होती है। इसी व्याख्यान माला के क्रम में आज का विषय है सच्ची पत्रकारिता के कड़वे अनुभव। उस पर आज के सम्मानित पत्रकार श्री कमल शुक्ला जी आपके बीच में बोलेंगे।
साथियों नमस्कार, मैं कमल शुक्ला। सबसे पहले मैं लोक जतन प्रकाशन का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने मुझे इस सम्मान के लायक समझा। तो सच के लिए खतरे उन सभी ने उठाए हैं जिन्होंने भी सच को सामने लाने की कोशिश की। मैं उसमें कोई नया नहीं हूँ। जब भी आप सच को सामने लाने की कोशिश करेंगे, आपके ऊपर हमले होंगे, आपको प्रताड़ित किया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ मेरे साथ घट चुके हैं और अभी भी घट रहे हैं। पिछले 15 सालों से सब भारतीय जनता पार्टी का यहाँ छत्तीसगढ़ में शासन था। उस समय भी मुझे नक्सली, देशद्रोही इस तरह की उपाधि मिली हुई थी। और अभी भी जब 1.5 वर्ष से कांग्रेस की सरकार है, तब भी ये उपाधि ज्यों के त्यों मेरे ऊपर बरकरार है। मुझे जब भी किसी के खिलाफ खबर लिखता हूँ तो यह तमगा मुझ पर लगा दिया जाता है। एक तरह से यह आज सम्मान का विषय हो चुका है। तो साथियों, बस्तर में 32 साल रहते तक मैंने जो सच देखे हैं उसके बहुत सारे पहलू हैं। यह सच का दस्तावेज का एक एक पन्ना, इस सच के दस्तावेज का एक एक पन्ना शोध का विषय है। ये अकेले केवल पत्रकारिता का विषय नहीं है। ये इसमें शोध छात्रों की ज़रूरत है, इसमें डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने वालों की ज़रूरत है, कहानी लिखने वालों की ज़रूरत है, कविता लिखने वालों की ज़रूरत है। बस्तर में रोज़ संविधान की हत्या हो रही है, बस्तर में रोज़ लोकतंत्र की हत्या होती है। इस समय भी जब हम आप बैठ के बात कर रहे हैं, इस समय भी बस्तर के जंगलों में सैकड़ों हजारों की संख्या में दोनों तरफ बंदूकधारी घूम रहे हैं। और कब किस गांव में वे हमला कर दें, ये आप केवल कल्पना कर सकते हैं कि वहाँ क्या घट रहा होगा। सलवा जुलूम के दौर में आदिवासियों के 700 से ज़्यादा गांव जला दिए गए। इस बात की स्वीकारोक्ति खुद हमारे ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लोकसभा में की थी। सलवा जुलूम को आर्थिक रूप से सपोर्ट करने को लेकर आपको याद होगा कि एसआर और टाटा का नाम खुलकर सामने आया था। तो आज मैं यही कहना चाहता हूं कि सलवा जुलूम का सच उस दौर में जब पूरी तरह से बस्तर में तानाशाही का शासन था, लोकतंत्र का नामो निशान नहीं था, तो उस दौर में जिन पत्रकारों ने सच्चाई को सामने लाने की कोशिश की होगी, उन सब को मेरे जैसे या मेरे से ज़्यादा भुगतना पड़ा होगा। और ऐसा हुआ है। लाखों की संख्या में आदिवासियों को भगाया गया भेड़ बकरियों की तरह। उनके ज़मीन, उनके खेत, उनके पशु सबको छोड़ के उनको भागना पड़ा। उनके गांव जला दिए गए। बस्तर के गांव वालों के पास केवल 2 ही रास्ते थे, 2 ही ऑप्शन दिए गए थे उनको, या तो इधर आओ या उधर जाओ। मजबूरन उन्होंने पड़ोसी राज्यों को अपना शरण स्थली बनाया। इस शरण स्थली बनाने की प्रक्रिया में उनके साथ जो अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, उसको भी देश और दुनिया के सामने लाने का काम मेरे जैसे बहुत सारे पत्रकारों ने किया और उनको तमाम तरह की प्रताड़ना से गुजरना पड़ा। बस्तर में जो सच का दस्तावेज है, उसका एक एक पन्ना शोध का विषय है। मैं देश भर के, विश्व भर के शोधार्थी छात्रों को, छात्र छात्राओं को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आएँ और इनमें शोध करें। अलग अलग पन्ने हैं। आपके पास इतना सारा काम है कि आप खुद तय नहीं कर पाएंगे किसमें से किसको आप जल्दी करें, किसको आप बाद में करें। केंद्र और राज्य की सारे शासकीय योजनाओं को लेकर यहाँ जो लूट है,
आदिवासियों के नाम से योजनाओं के नाम से फंड लाकर उसको किस तरह यहाँ पे बंदर बांट किया जाता है, कैसे सदियों से गैर आदिवासी इनके हक और अधिकार से इनको वंचित कर रहे हैं, और बस्तर की राजनीति में आज कैसे आदिवासी ही हाशिए पर छोड़ दिए गए हैं। केवल नाम मात्र के लिए, केवल जो आरक्षण के आधार पे जो एक प्रतिनिधि का चुनाव होना है, उसमें एक चेहरे चुन लिए जाते हैं, मगर उस चेहरे को पूरी तरह से नियंत्रित रखा जाता है, उसकी नकेल कहनी चाहिए तो नकेल जो है उन गैर आदिवासियों के हाथ में ही होती है जो वहाँ के बड़े शोषक हैं। इस पूरी सच्चाई को मैंने इस 32 साल की पत्रकारिता के दौरान कई बार सामने लाने की कोशिश की, तो आप तय मानिए कि इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा ही। आज बस्तर जिन दो राजनीतिक पार्टियों के बीच फंसी पड़ी है, एक सत्ता पक्ष और एक विपक्ष, कभी उसमें भाजपा आ जाती है, कभी कांग्रेस आ जाती है। यहां दोनों के लोग बस्तर के आदिवासियों के शोषण के मुद्दे पर और विकास के नाम पे बस्तर के जल जंगल जमीन को के दोहन के मुद्दे पर एक साथ हो जाते हैं। अक्सर ये लोग एक ही घर के होते हैं, एक भाई कांग्रेस के नेता हैं और एक भाई बीजेपी के नेता हैं। तो इसी दौर में हमने देखा कि कैसे ब्रह्मदेव शर्मा का आंदोलन को कुचला गया, कैसे हिमांशु कुमार को दंतेवाड़ा से उनके आश्रम में बुलडोजर चलाकर और उन पर तमाम प्रकार के बड़े बड़े आरोप लगाकर उनको बस्तर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। मेधा पाटकर जैसी हस्तियों को बस्तर घुसने से रोकने में कैसे कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता एक साथ हो जाते हैं, ये भी मैंने देखा। ब्रह्मदेव शर्मा को नंगा करने की जो घटना हुई बस्तर में, उसमें भी मैंने देखा अपनी आंखों से कि वहां बीजेपी और कांग्रेस एक साथ खड़े थे। तो बस्तर की राजनीति पूरी तरह से गैर आदिवासियों के हाथों में और आदिवासी एक हाशिए में है। वहां की तमाम योजनाओं का फायदा केवल गैर आदिवासी ले रहे हैं, ये एक अलग मुद्दा है। वहां कारपोरेट लूट का जो मुद्दा है वह सबसे बड़ा मुद्दा है और पूरा विश्व का ध्यान उसमें कई बार पत्रकारिता के तहत मैंने खींचने का कोशिश किया। इस मुद्दे के तहत जब अमेरिका में कई विश्वविद्यालयों में कार्यक्रम हुए तो वहाँ भी मैंने इस लूट को विस्तार से बताने की कोशिश की। कैसे जल जंगल जमीन छीनने के लिए माओवाद का एक हवा भी खड़ा करके रखा गया है, और अब इसमें देखिए कि जहाँ जहाँ किसी प्राइवेट सेक्टर को लीज दिया जाना है या लीज दे चुके हैं, चाहे निक्को हो, एसआर हो, गडकरी की कंपनी है, टाटा है, ऐसे सारे इलाकों में ही पैरामिलिट्री फोर्स के जाल बिछाए गए। राव घाट माइनिंग के लिए आप नक्शा बना के देख लीजिए कि उसके चारों ओर जो है 11-12 करीब पैरामिलिट्री फोर्स के कैंप बनाए गए हैं। कई पैरामिलिट्री कैंप तो इनलीगल माइंस के लिए भी बनाए गए हैं, जहाँ का माइनिंग लीज ही स्वीकृत नहीं हुआ है, और यहाँ के जवान और आदिवासियों के बीच चल रहे संघर्ष में जवान मारे भी जा रहे हैं, आदिवासी भी मारे जा रहे हैं। इन सच्चाइयों को जब आप सामने लाने की कोशिश करेंगे तो आपके ऊपर हमले तो होंगे। साथियों, बस्तर और कई भी प्रकार का बस्तर में समाचार है, केवल माओवाद नहीं है। वहाँ बस्तर एक अच्छा पर्यटन का मुद्दा हो सकता है। स्वास्थ्य, पानी, पेयजल, स्कूल, ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेके पिछले 30-40 सालों से जो माओवाद को आधार बनाकर, माओवाद का बहाना बनाकर सरकार जो है पीछे हटती रही है। इन मुद्दों पे माओवादियों के साथ कोई बहस नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, फिर भी इन मुद्दों से भी सरकार किनारे करके रखी। बस्तर के अधिकांश गांवों में स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र तो सरोजरों के दौर में पूरी तरह से खत्म कर दिए गए।
वहाँ के गांव के लोग भी चाहते हैं कि उनके गांव में स्कूल वापस खुले, स्वास्थ्य केंद्र वापस खुले। हालांकि अभी जो सरकार आई है उसने इस दिशा में कुछ काम शुरू किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि वे इसमें ईमानदार रहेंगे और इस काम को और आगे बढ़ाएंगे। बस्तर की एक बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई वहाँ की सांस्कृतिक लूट की भी है। बस्तर के आदिवासियों की सांस्कृतिक परंपरा काफ़ी समृद्ध है। कई हजार साल पहले के निशान आज वहाँ जगह जगह मिलते हैं। उन्होंने बहुत सारे वंशों के कार्यकाल देखे हैं। इन सारे कार्यकाल में सारी लड़ाइयों के बीच आज भी बस्तर के आदिवासियों का अपना सांस्कृतिक वजूद जिंदा है। उस वजूद के साथ भी बहुत सारे लेखक और बहुत सारे पत्रकार खिलवाड़ करते रहते हैं। बाकायदा इसके पीछे संगठित रूप से संघ के कार्यकर्ता लगे हुए हैं जो कोशिश करते हैं कि बस्तर के आदिवासियों को हिंदू साबित किया जाए, बस्तर के सांस्कृतिक जीवन में हिंदूवाद घोला जाए। यह एक इतना बड़ा षड्यंत्र है, इसके खिलाफ भी आप काम करेंगे तो आपको इनका प्रकोप झेलना पड़ेगा। बस्तर के आदिवासी दो पार्टों के बीच पीस रहे हैं, ये बात आपने कई खबरों में पढ़ चुका है। मैं वहाँ साक्षात देखता हूँ। जिन गांवों में माओवादियों का प्रभाव है उन गांवों के आदिवासी उनकी इच्छा के बगैर कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। इस बात को समझने के लिए पुलिस भी तैयार नहीं, और पुलिस उन गांवों के एक एक व्यक्ति को माओवादी समझती है, इसलिए निर्ममता से उनके ऊपर गोली चला देती है। ऐसे कई फर्जी मुठभेड़ हुए हैं जिनकी कहानियां अकेले मैंने ही नहीं, बस्तर के बहुत सारे पत्रकारों ने समय समय पर उनका भेद खोला है। आश्चर्य की बात है कि इन फर्जी मुठभेड़ों में मारे जाने वाले आदिवासियों के नाम पहले से पुलिस कोई इनाम घोषणा करके नहीं रखती है, मगर जब वो मुठभेड़ में मारे जाते हैं या गिरफ्तार होते हैं या आत्मसमर्पण होते हैं तब उन पर इनाम की घोषणा बाकायदा विज्ञप्ति जारी कर दी जाती। साथियों, कोरोना की इस महामारी के दौर में जब केंद्र और राज्य दोनों को हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था को देखने की ज़रूरत है, उस पर ध्यान लगाने की ज़रूरत है, तब हमारे देश का प्रधान जहां अयोध्या में मंदिर की पूजा में व्यस्त है और उसकी आलोचना करने वाली विपक्षी कांग्रेस छत्तीसगढ़ में खुद आदिवासियों की संस्कृति नष्ट करने के पीछे पड़ी हुई है। और ऐसे महामारी के समय जब छत्तीसगढ़ में भी कोरोना विकराल रूप लेने जा रहा है तो छत्तीसगढ़ सरकार राम वन गमन पथ के नाम पर करोड़ों अरबों की राशि जगह जगह भूमि पूजन में व्यस्त खर्च कर रही है। मुझे लगता है यह बस्तर के आदिवासियों के साथ एक बड़ा अत्याचार है। इस सच्चाई को भी आज सामने लाने की ज़रूरत है। हालांकि मुझे खुशी है कि आदिवासी युवक युवतियाँ अब काफ़ी जागरूक हो गए हैं और उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया है। तो यह बात सत्य है कि आप जहाँ कहीं भी सत्य को सामने लाने की कोशिश करेंगे तो उस सच के शिकार लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। आपके मुंह बंद करने की कोशिश की जाएगी, आपके हाथ तोड़ने की कोशिश होगी, आपको सामाजिक रूप से इतना बदनाम कर देने की कोशिश होगी कि आप उस काम से पीछा छुड़ा लें। तो मेरे साथियों, अगर सच को सामने लाने का आपने बीड़ा उठाया है तो सच के खतरे तो उठाने होंगे जरूर। धन्यवाद। कमल शुक्ला जी के बारे में जानकारी देने के लिए हमने छत्तीसगढ़ की दो महत्वपूर्ण शख्सियतों से बातचीत की थी। उनके बारे में बोलने के लिए छत्तीसगढ़ में सैकड़ों लोग हैं, हजारों आदिवासी हैं, लेकिन हमने केवल दो लोगों का चयन किया था। एक है उनके साथी वरिष्ठ पत्रकार श्री राजकुमार सोनी जी, वो अपने अनुभव
कमल शुक्ला जी के बारे में आपके बीच में रखेंगे। मित्रों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सोनी और लोक जतन के इस गरिमामय और प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोक जतन का जो ये प्रतिष्ठापूर्ण और जो पुरस्कार है वो इस बार हमारे छत्तीसगढ़ के साथी भाई कमल शुक्ला को दिया जाना है आपसे थोड़ी देर बाद। तो सबसे पहले तो मैं भाई कमल शुक्ला को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मित्रों, ये बात सब जानते हैं, जो लोग भी छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता से वाकिफ़ हैं वे सब जानते हैं कि यहाँ किस तरह की पत्रकारिता होती रही है या हो रही है। कमल शुक्ला एक ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में, विशेषकर जो वंचित आदिवासी हैं, जो समाज में पूरी तरह से जो जिनका शोषण किया जाता है, चाहे वो माओवादियों की तरफ से हो या सत्ता प्रतिष्ठान की तरफ से हो, उनकी आवाज़ का परचम उठाते रहे हैं और उनके लिए वे बोलते रहे हैं, उनके लिए लिखते रहे हैं। मैं कई ऐसी रिपोर्टिंग का यहाँ हवाला दे सकता हूँ या इस बारे में आपको जानकारी दे सकता हूँ, लेकिन बेहतर ये होगा कि हम कमल शुक्ला को उन रिपोर्टिंग के जरिए खोज कर पढ़ें, भूमकाल जैसे जो उनका मासिक पत्र है उसमें पढ़ें, उनकी वेबसाइट में पढ़ें और उनकी पूर्व की रिपोर्टिंग को पढ़ें तो हम ज़्यादा जो यथार्थ की जो सच्चाई है, जो धरातल की जो सच्चाई है, बस्तर की सच्चाई है जो विशेषकर, उससे वाकिफ़ हो पाएंगे। कमल शुक्ला से मेरा जो एक वास्ता है वो आज से कई साल पहले एक दुर्ग से निकलने वाले अमर किरण अखबार के दौरान का है। कमल शुक्ला शुरू से ही एक प्रतिबद्ध साथी रहे हैं। तो वहाँ के अखबार मालिक ने एक बार कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया, मीडिया कर्मियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। तो कमल शुक्ला ने उन तमाम लोगों को लामबंद करके कई दिनों की अखबार में हड़ताल करवा दी थी। मुख्य रूप से कमल शुक्ला के भीतर एक पत्रकार तो मौजूद है ही, लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक प्रतिबद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, एक लोक चेतना को जागृत करने वाला और राजनीतिक चेतना से संपन्न जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो उनके भीतर मौजूद रहता है। यही एक वजह है कि उनकी खबरों में भी हम जो है वो आदिवासियों का पक्ष, पीड़ितों का पक्ष, किसानों का पक्ष, मजदूरों का पक्ष लगातार देखते रहते हैं। कमल शुक्ला जहाँ जहाँ भी रहे, जिन प्रतिष्ठानों में रहे, वहाँ उन्हें काफ़ी दुख और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। मुझे याद है कि मैं भी पत्रिका में था और वे भी पत्रिका में थे, लेकिन बहुत गंभीर तरीके से कह सकते हैं कि एक तरीके से उनको झूठे आरोप लगा करके, झूठी कहानियां गढ़ करके उस अखबार से निकाला गया, जो बाद में कालांतर में और भी अन्य पत्रकार साथियों के साथ उस अखबार के द्वारा किया गया। लेकिन कमल शुक्ला अपनी जो इरादे हैं, जो जनता के लिए काम करने के तौर तरीके हैं, उससे जरा भी अड़िग नहीं हुए। मुझे याद पड़ता है कि सोनी सोरी ने एक तिरंगा यात्रा निकालने की ठानी थी और उस समय SRP कल्लूरी बस्तर में पदस्थ थे और उनका एक आतंक था। कहा तो ये जाता था कि बस्तर में एक कल्लूरी सरकार चलती है और इधर छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार चलती है। कल्लूरी ने इतना अपना एक आतंक बना करके रखा हुआ था। तो उस कल्लूरी ने भी उस यात्रा को रोकने की भरपूर चेष्टा की, लेकिन कमल शुक्ला उस यात्रा में ना केवल शरीक हुए बल्कि अन्य तौर तरीकों से जिस ढंग से भी हो सकता है उस यात्रा को सफल बनाने के लिए दिन रात जुटे रहे। जो भी प्रतिबद्ध साथी हैं, पत्रकार साथी हैं, फिल्मकार हैं, एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इन सबको वहाँ तक लेकर जाने में भी कमल शुक्ला ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और लगातार मैं देख रहा हूँ, अब भी इन दिनों उनकी रिपोर्टिंग देख रहा हूँ, तो वो आदिवासियों के पक्ष में है, वो किसानों के पक्ष में है, वो मजदूरों के पक्ष में है। वो कहीं से भी ये मान के चलिए कि वो किसी पूंजीपतियों के पक्ष में नहीं है। कमल शुक्ला लगातार अपने इरादों पे डटे हुए हैं और मैं महसूस करता हूँ अभी भी कि इस पूरे दौर में, जबकि हम देखते हैं कि अर्णव गोस्वामी जैसे पत्रकार हैं, अंजना ओम कश्यप जैसे कोई पत्रकार है, रूबिका लियाकत जैसी कोई पत्रकार है, और ये जो पूरा जो बुद्धू बक्सा है जो हमको लगातार बेवकूफ़ बनाता रहता है, जो ये गोदी मीडिया के जितने लोग हैं, उसमें कमल शुक्ला जैसे एक पत्रकार की जो उपस्थिति है वो हमें भरोसा दिलाती है। और मेरी अपेक्षा कमल शुक्ला से, कुछ अंतर्विरोध रहते हैं जीवन में एक दूसरे के साथ, एक बहुत अच्छे साथी हैं मेरे, लेकिन कुछ अंतर्विरोधों के बावजूद मेरी अपेक्षा हमेशा कमल शुक्ला से ये बनी रहती है
और हमेशा बनी भी रहेगी कि वे हमेशा जो है सत्ता प्रतिष्ठानों पर, जो सत्ता की नीतियों पर लगातार चोट करते रहे हैं। तो वो चोट लगातार उनकी जारी रहनी चाहिए। लोक जतन पुरस्कार उन्हें मिल रहा है। एक बार उनको पुनः पुनः बधाई, बहुत बहुत बधाई कमल भाई इस पुरस्कार के लिए। और जो लोग भी इस लाइव को देख रहे हैं उन सब से भी मैं पुनः एक बार आग्रह करना चाहूँगा कि कमल शुक्ला जैसे पत्रकार को खोज करके पढ़ा जाना चाहिए। उनकी रिपोर्टिंग को भूमकाल जैसे जो उनकी पत्रिका है उसमें खोज करके पढ़ा जाना चाहिए। उनका पक्ष देखा जाना चाहिए एक पत्रकार का। इस पूरे समय में एक प्रलोभन का पूरा दौर है। ये जो लोग हैं, सब लोग हैं, वो जो चाहते हैं कि जो भी लिखने पढ़ने वाले लोग हैं उनको किसी न किसी तरीके से कोई ऐसी स्थिति बना दी जाए कि वो इस तरह की चीज़ें लिखे ना। लेकिन कमल शुक्ला इन सब से इतर, इन सब की परवाह किए बगैर, अपने स्वास्थ्य की चिंता किए बगैर, अपने आप को खतरे में डालते हुए, जूझते हुए लगातार आदिवासियों के पक्ष में लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब उनका कोई समाचार आता है, कोई लिंक आती है, तो हम जानते हैं कि उस समाचार में आजकल वेबसाइट और पोर्टल्स की इतनी बाढ़ है कि कब कौन सी झूठी खबर आपको परोस दी जाएगी, कब कहाँ आईटी सेल से कोई पत्रकार बन करके क्या कर लेगा कोई नहीं जानता समझता। लेकिन कुछ भरोसे के लायक पत्रकार छत्तीसगढ़ में बचे हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो लोग भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबसे उम्मीद करता हूँ कि कमल शुक्ला को खोज करके पढ़ा जाए, ढूंढ करके पढ़ा जाए, उसकी ताप और तपीस को समझा जाए। और भूमकाल पत्रिका जो निकलती है उसको जिंदा रखने के लिए जो जनता का सहयोग हो सकता है, जो जनतांत्रिक जो व्यवस्था हो सकती है, कुछ आर्थिक मदद भी उस पत्रिका को अवश्य दी जाए। कमल शुक्ला जैसे लोगों की इस देश को ज़रूरत है। और शायद इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि ये लोग हमारे और आपके लिए, इस देश की जनता के लिए, एक देश की बड़ी आबादी के लिए, आधी आबादी के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, आदिवासियों के लिए आवाज़ उठाने वाले लोग हैं। ऐसे पत्रकारों का हमेशा स्वागत किया जाना चाहिए, उनको गले लगाना चाहिए। और गर्म जोशी के साथ मैं कहता हूँ कमल भाई बहुत बहुत बधाई, जिंदाबाद। माओवाद और पुलिस के दमन, सलवा जुडुम जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर एक साथ किया था, और वहाँ के एक लोकल हिटलर कल्लूरी, इन सब के खिलाफ संघर्षों का एक जबरदस्त उभार वहाँ पर पैदा हुआ था। कमल शुक्ला उसके भुक्तभोगी भी हैं, उसके गवाह भी हैं और उसमें उत्पीड़न सहने वाले भी हैं। उनके इसी आंदोलन के साथ जुड़े हुए छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के बीच में सक्रिय एक प्रखर गांधीवादी श्री हिमांशु कुमार जी से भी हमने आग्रह किया था। वो भी आपको कमल शुक्ला जी के योगदान के बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार हूं और आज मैं हमारे साथी कमल शुक्ला के बारे में बात करूंगा। कमल शुक्ला छत्तीसगढ़ के कांकेर में रहने वाले हैं, वहाँ के हैं वो, और वो मूलतः पत्रकार हैं। कमल शुक्ला के बारे में मैं पहले सुनता था उनका नाम, उनकी जो पत्रकारिता है भ्रष्टाचार के खिलाफ और शासन के दमन के खिलाफ वो लिखते रहते थे, और अपने उस लिखने के वजह से वो पुलिस के नेताओं के, अधिकारियों के निशाने पर रहते थे। तो हम उनके बारे में पढ़ते रहते थे, जानते रहते थे। तब तक हम लोग गांधीवादी रचनात्मक काम कर रहे थे दंतेवाड़ा में, और उसके बाद फिर जब नई आर्थिक पॉलिसीज आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया और मल्टीनेशनल कंपनीज, कॉरपोरेट्स सारी दुनिया में गरीब देशों की तरफ उनको संसाधनों पर कब्जा करने के लिए टूट पड़े। भारत में भी वो दौर शुरू हुआ और फिर आदिवासी इलाकों में जो संसाधन थे उनकी लूट शुरू हुई। छत्तीसगढ़ में सरकार ने उसके लिए सलवा जुड़ुम शुरू किया।
जिसमें कांग्रेस और भाजपा दोनों शामिल थीं, और छत्तीसगढ़ में जो हमारा सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा है, इस इलाके में दक्षिण बस्तर में सलवा जुड़ुम शुरू किया गया, जिसमें आदिवासियों के गांव को उजाड़ा गया। आदिवासियों को उजाड़कर बहुत सारे आदिवासी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र में पलायन कर गए थे, बहुत सारे जंगलों में छुप गए थे, और आदिवासियों के गांव जलाए गए। औरतों के साथ बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों ने बलात्कार किए, बच्चों और बूढ़ों तक की हत्याएं हुई, और हजारों की संख्या में निर्दोषों को, आदिवासियों को जेलों में ठूंस दिया गया। उसके बाद फिर हम लोगों ने भी उसके खिलाफ आवाज उठाई, दमन के खिलाफ, और मानवाधिकारों के मुद्दे उठाए, अदालत में गए, मीडिया में गए, और तब फिर कमल शुक्ला के साथ विभिन्न सेमिनारों में, बैठकों में मिलना जुलना शुरू हुआ। उसके बाद हमारे आश्रम के ऊपर बुलडोजर चलाया गया, मेरे साथियों को जेलों में डाल दिया गया, पुलिस ने मेरी हत्या की कोशिश की, और मुझे छत्तीसगढ़ छोड़कर निकलना पड़ा। पहले दिल्ली में रहा, फिर हिमाचल प्रदेश में रहा। इस बीच कमल शुक्ला लगातार सक्रिय रहे, वे लिखते रहे सोशल मीडिया पर, फोन पर उनसे बात होती रही, और बीच बीच में खबर आती थी कि जगदलपुर में, बस्तर में जो कल्लूरी थे, जो बहुत ही कुख्यात एक पुलिस अधिकारी रहे, उन्होंने एक सलवा जुड़ुम की तर्ज पर ही अग्नि नाम का संगठन बनाया, जिसमें फिर मेरे और कमल शुक्ला के सिर पर 5-5 जूते मारने वाले को 2 लाख रुपए इनाम की घोषणा की गई। तो मतलब मैं और कमल शुक्ला का लिखना उस वक्त उन लोगों को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था। फिर खबर आई कि कमल शुक्ला ने किसी जनता से जुड़े हुए मुद्दे पर कलेक्टर बस्तर को फोन किया, और उसने कमल शुक्ला भाई से बहुत असभ्यता की और उनको कहा कि मच्छर की तरह मसल दूंगा, वगैरह वगैरह। फिर सारे देश में उसके खिलाफ अभियान चला, और भी उसके बाद फिर एक बार उनके ऊपर सिडिशन का भी FIR हुई। हालांकि जो सारे देश में उनके पक्ष में अभियान हुआ, उसके बाद वो मामला वहीं पर थम गया। माओवादियों ने कुछ पत्रकारों की हत्या करी थी, उसके खिलाफ कमल शुक्ला ने 100 किलोमीटर की पदयात्रा की बस्तर के अबूझमाड़ में। उसका असर ये हुआ कि माओवादियों को फिर माफी मांगनी पड़ी पत्रकारों की हत्या को लेकर के। कमल शुक्ला अभी भूमकाल नाम का एक वेब पोर्टल और एक मैगजीन निकालते हैं, और वो लगातार सक्रिय हैं लिखने पर। छत्तीसगढ़ में कोई भी मानवाधिकारों के हनन का मुद्दा हो, हमें ये यकीन रहता है कि कमल शुक्ला की आवाज सबसे पहले आएगी। वो वाकई छत्तीसगढ़ में हमारे लिए एक बहुत ताकतवर आवाज है जनता के पक्ष में, चाहे वो कारपोरेटीकरण के खिलाफ हो, चाहे मानवाधिकारों के पक्ष में हो, जातिवाद के विरोध में हो, भ्रष्टाचार, शोषण, दमन के खिलाफ हो। वो हमेशा मुखर रहते हैं और उनकी कलम लगातार चलती रहती है। उन्हें जो ये पुरस्कार दिया जा रहा है, मैं उससे बहुत खुश हूं और मैं उनको बहुत बधाई देता हूं, और मैं आप सबको उनके बारे में ये परिचय दे रहा हूं, इसका मुझे बहुत खुशी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी से अनुरोध है कि कल 25 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक लगातार शैलेंद्र शैली स्मृति व्याख्यान माला के जो व्याख्यान होंगे, इसी पेज पर, लोक जतन के पेज पर आप लोग उसमें शामिल हों। और जैसे कि मैंने आपसे पूर्व में ही कहा था कि अभी ये सम्मान समारोह इस आवासीय मंच पर किया गया है, लेकिन कोरोना काल के शांत होने के बाद छत्तीसगढ़ में इसका एक भव्य समारोह के साथ आयोजन किया जाएगा। एक बार फिर आप सभी साथियों को धन्यवाद। एक बार फिर हम इस संकल्प को दोहराते हैं कि लोक जतन की मुहिम लगातार जारी रहेगी। धन्यवाद।